सर जब हमारे पास वो जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो उन्होंने कांस्टेंट बनाई हुई है, मतलब कि स्ट्रेट आएगी तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जब कांस्टेंट हमारे पास होगा तो बॉडी तो मतलब रेस्ट पे होगी। स्पीड सही है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, उसकी स्लोप जो है वो जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टू। नेक्स्ट है, कार ट्रेवल 30 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इट टेक्स टर्न एंड ट्रेवल 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा बताओ, ये एमसीक्यू इस तरह है कि मैं आप लोगों को ना अनम्यूट करूंगा बारी बारी, या अगर आप लोग खुद अनम्यूट होकर बताते जाएंगे तो ठीक है, टाइम बचेगा। और उसमें ये चीज आपने देखनी है कि जो चीज समझ आ जाए ठीक है, जो ना समझ लगेगी वो मैं बोर्ड पे आपको करवा दूंगा, ठीक है। कोशिश सर आप आप लोग आराम आराम करना। से अगर बोर्ड पे करवा दें सर, एक एक क्वेश्चन। मैं यस कहता सर हूँ है। आप सर लोग है का ज्यादा बेहतर नहीं है। सर 30 है वैसे, हमने तो खुद कर लिया, लेकिन 31 है। कुछ बच्चे होते हैं सर जिनको लाइक अब हम बताएंगे तो नहीं समझ आएगी, तो आप व्हाइट बोर्ड पे करवा देंगे तो उनके लिए मतलब आसानी हो जाएगी। कुछ ये सर सर सबका प्रॉब्लम हल हो जाएगी। 30 क्वेश्चन है तो टोटल। मैंने सोचा था कि मैं सोचा था स्कूल से बैठूंगा, आप लोगों ने तो बैठने नहीं दिया। अल्लाह पूछेगा आप सबको। जी क्वेश्चन नंबर 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक मिनट है। तो ये सैंपल पेपर आप करवा रहे हैं? जी जी, पहला है सैंपल पेपर। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, इसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसकी जो स्लोप है वो जीरो होगी, और वो स्लोप बेसिकली वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, a car travel 30 meter towards east and take turn travel 40 meter towards north। ये ईस्ट की तरफ गई है 30 मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, और नॉर्थ की तरफ फिर गई है 40 मीटर। इट टेक्स 50 सेकंड, और टाइम इसको लगा है 50 सेकंड्स। तो हमने बताना क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट d2 minus d1 over d2 minus d1। ये हेड टू टेल रूल अप्लाई होगा। ये d1 है, ये d2 है, ठीक है। इसको सॉल्व हम इसका करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये अलॉन्ग नॉर्थ जा रही है ना, ये d2 है, d1 के साथ माइनस का साइन है, माइनस का मतलब है ये ईस्ट की तरफ जाएगा, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। और हेड टू टेल रूल पे इसको हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरह, ये है माइनस d1, ठीक है। और ये इनका रिजल्टेंट है, ये बन रही है एक राइट एंगल ट्रायंगल। इन पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड करेंगे तो ये जो इनका रिजल्टेंट है डेल्टा डी, वो बेसिकली 50 ही आ जाएगा। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 50 आ जाएगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 50, वन आंसर आ जाएगा। सर इधर -1 लगा होता तो वो ज्यादा, क्या -1 लगा होता तो वो ज्यादा बेहतर होता कि बस ऐसे ही था। क्या लगा होता, माइनस में, कहाँ पे माइनस लगा होता? -1 लगा नहीं हुआ, वैसे अगर लगा होता तो वो लगा सकते थे। तो मुझे समझ नहीं क्या कह रहे हो। सर कुछ नहीं, बस समझ आ गई मुझे। चलिए, सर ये आपने सेकंड पार्ट कैसे किया है? ये वाला यस सर। देखिए d1 वो ईस्ट की तरफ है, d2 वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो डेल्टा भी फाइंड करना, डेल्टा भी है d2 d1, ठीक है। इसका मतलब है ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पहले आपने d2 लिखना है, d2 किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ये d2 लिख दिया। फिर -d1 है, माइनस का मतलब है इसकी जो पहले डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है।
D1 अगर ये वाला है, ठीक है, तो माइनस D1 ये हो जाएगा, यानी ये इसकी तरफ था तो ये वेस्ट की तरफ हो जाएगा, ये माइनस D1 है। ठीक है, पहली बात है ये माइनस साइन इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। उसके बाद हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है, तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास D2 है ये वाला। सेकंड वेक्टर हमने इस तरह लगाना है कि सेकंड वेक्टर की जो टेल है ये फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आए, तो इस तरह हम यहाँ पर ये माइनस D1 प्लेस करेंगे और ये इनका रिजल्टेंट होगा। ये 40 है 30 है, इनको जो राइट एंगल से कर लें पाइथागोरस थ्योरम का, तो आंसर डेल्टा D 50 आ जाएगा और टाइम भी 50 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी सर, ठीक है। आंसर सारे लिखे हैं मैंने, इसलिए आंसर सारा बताना नहीं, इसमें फार्मूला बता के आगे निकले जाऊंगा। Constant force is applied on a body. What will be the work done to move a body 5 meters in z direction? फोर्स लेके आई जे के तीनों में है और बॉडी मूव कर रही है z डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपने z डायरेक्शन में होता है k यूनिट वेक्टर, तो आपने ये 5 को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना। जी ठीक है, k क्योंकि f डॉट d है ना, f डॉट d में ये x y z में, ये k में है, k का मतलब g एक्सिस है। ठीक है, तो सिर्फ आपने 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 न्यूटन मीटर या 20 न्यूटन मीटर या 20 जूल आंसर आएगा। इसमें सिर्फ ये याद रखना है, अगर वो जी की जगह कुछ और कह देता है फिर आप आई है जी के साथ, अगर वो कहता है कि जी की जगह आई एक्स एक्सिस पे जा रही है, ठीक है, तो फिर इसका आंसर होता 10। अगर वो ठीक है, जो भी आपको देगा ना उसके अकॉर्डिंग आप डॉट प्रोडक्ट इसका यूज करना। सर अगर वहाँ यहाँ ये नेगेटिव z दे देते हैं सर, नेगेटिव z डायरेक्शन, तो फिर सर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर भी 4 के साथ, लेकिन वो आंसर में माइनस आ जाना सर लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट नहीं होगी, फिर 0 नहीं आना चाहिए, सिर्फ प्लेन चेंज हो गया कंप्लीटली। आप ये देखेंगे डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो है वो क्या होता है, वेक्टर या स्केलर? स्केलर। स्केलर होता है, तो स्केलर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं हमें, तो माइनस साइन सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के साथ लगेगा, उसको इंडिकेट करेगा। Sir, what's the relation between what's z direction and 4k? Do you know how to solve dot product? What? सर वो पूछ रहे हैं कि जो जी में मुझे समझ आ गई है, मैं पूछ रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट से आपको सॉल्व करना आता है? Like, are you talking about multiplication? Yes. Yeah. How to solve dot product? Do you know it? What do you mean? Okay, सर okay. वो इसे Yeah. मल्टीप्लिकेशन समझ रही हैं जी सर, वो मल्टीप्लिकेशन समझ रही हैं इस डॉट प्रोडक्ट को। जी बहुत सही है, चलें मैं आपको बता देता हूँ। So the force is given as 2i, this I is unit vector and it represents x-axis. It means force is acting on a body along x-axis with magnitude of 2 plus 3j. J represents y-axis plus 4 Yes, and k represents z. z-axis. Very good. Okay, okay. Thank you. Yeah, I got it. Okay, and what will be work done to move body in z direction? ठीक है, तो displacement is 5 into z direction. Z means k unit vector. तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, i dot k 0, j dot k 0 and k dot k 1, so answer will be equal to 20 joule. Yes, thank you. Okay. What is 1 radian in degree approximately? सर एक क्वेश्चन रह 5 गया वाला, अब क्या है? 5 वाला सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला रह गया ना क्वेश्चन, 4 वाला। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक बार याद रखें 5 यूनिट्स होते हैं, किलोवाट आवर, ठीक है, उसके बाद होता है जूल, कैलोरी, उसके बाद होता है जूल, फिर अर्थ, ये होता है सीजीएस यूनिट, और फिर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सारा याद रखना चलेगा इंफॉर्मेशन। किलोवाट आवर है सबसे बड़ा यूनिट होता है, ये स्क्रीन बड़ी बड़ी क्यों है यार। किलोवाट आवर बड़ा यूनिट है, कैलोरी थर्मोडायनामिकल यूनिट है,
जो ऐसा यूनिट है अर्क जो है ये सीटीएस यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटा है और इलेक्ट्रिकल यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, व्हाट इज 1 रेडियन इन डिग्री अप्रोक्सीमेटली? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। साथ ये भी है 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174 रेडियन। ठीक है, इस तरह की वैल्यू भी याद रखनी है। If a wheel of radius r turn through angle 30 degree, then distance through which any point on the rim moves. ठीक है, ध्यान दिए S is equal to r थीटा। ये फॉर्मूला उसको जब अप्लाई होना है जब थीटा रेडियन में हो। तो रेडियस r है, ये 30 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा पाई r बाय 6। उसके ऑप्शन कैसे हैं, पाई ओवर 3 है, पाई ओवर 6 है, सब वो इधर मिस्टेक वो हो जाती है। पाई वो ओवर आर 6 न्यूमरेटर में होना चाहिए जिसने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। हाँ, वो r डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। हाँ, सही है। ऐसे। ये पाई ओवर 6 या पाई r ओवर 6 है या पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय r आएगा। ठीक है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय r। लेकिन पाई ओवर 6 का वहां पर आंसर रॉन्ग है, जो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये गलत लिखा हुआ है। यार इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है सॉल्व बहुत इमरजेंसी में सॉल्व करने कराने की जरूरत है। सर हमारे एफएलपीज होंगे लाइक फुल बुक के? हाँ जी होंगे, वो ऑनलाइन होंगे, उनके डिस्कशन भी ऑनलाइन होंगे, सब कुछ तो होगा। अभी तक तो नहीं हुए, मतलब 2-3 दिन से हम लोग फ्री हैं, लाइक हम इंतजार ही तो कर अच्छी रहे बात है हैं। ना, इसमें हम ये डिस्कशन कर लेंगे जब तक आपके एप्लीकेशन नहीं आते। 15 से वैसे सेशन सीटीएस वाला। वो सीटीएस के आपके एप्लीकेशन अपलोड हुए हैं, आप देख लें अपलोड हुए हैं कि नहीं। नहीं, फुल बुक के अपलोड नहीं हुए, क्वार्टर के ही हैं लाइक। हो सकता है वो 15 को हो जाएंगे। 15 को हम वो करेंगे, नया सेशन ज्वाइन करेंगे सर। लग जाएगा पता क्या करते हैं, ये 15 आ जाएगा सर। मेरे ख्याल से ना सर ये एंड पे करेंगे, इन्होंने पिछली दफा भी ऐसे ही किया था कि जो मतलब ये एमडी कैट वालों का सेशन के एफएलपीज ये कहेंगे कि हम आप लोगों के जब हमारे सीटीएस के लेंगे जब साथ एफएलपीज लेंगे। देखी जाएगी। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओवरशूट द रेस्ट पोजीशन ड्यू टू। तो रेस्ट पोजीशन से ओवरशूट का मतलब है कि वो रुकता नहीं है, एक्सट्रीम से आएगा मीन पर रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा। क्यों, बोले जल्दी। इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या करेगा, बॉडी रुकना चाहती है लेकिन उसका जो मास है वो रुकने में रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, बॉडी आगे मूव करेगा कि नहीं तो ना से जगह पे तो मीन से पहले स्ट्रीम की तरफ चल पड़ेगा। मास को आप कह रहे हैं तो सोल्ड डालेगा। टाइम पीरियड ऑफ a wave is 1 or 4 seconds. How long does it take to pass 20 complete waves from a point? एक वेव का टाइम 1 और 4 है, ये है अगर यूनिटी का सवाल। 1 और 4 है, 20 का कितना होगा, इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे। इन पीरियोडिक आपका लेक्चर 3 बजे तक होगा या 3:20 तक होगा? 3 तक। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे देते जाए ना, जो नहीं होगा वो मैं करवाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये था उपकार वाला। अच्छा जी, उसके बाद इन पीरियोडिक वेव डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ क्रस्ट इज 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ? सेकंड और ये 5 क्रस्ट बना रहे, 1 2 3 4 5। सेकंड और फिफ्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। इस क्रस्ट से इस क्रस्ट वेवलेंथ 1, यहां तक 2 और यहां तक 3, ये 3 लैम्डा के इक्वल है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। When ideal gas of a constant mass is heated in a container of fixed volume, what is the reason for increase in pressure of the gas?
टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। व्हाट इज द रीजन फॉर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? सर अब ये वाला क्वेश्चन ना उन्होंने उधर से दिया, प्रेशर ऑन द गैस पे, वो टॉपिक ही नहीं है हमारे सिलेबस में। हाँ ये टॉपिक है ही नहीं आपका, सही है, काइनेटिक थ्योरी वाला सही। आगे चलते हैं। सम आइस at melting point is added to water at initial temperature। ये भी नहीं है, ये वो फ्यूजन वाला है कॉन्सेप्ट है, ये भी आपके नहीं है कोर्स में। सर वैसे अगर इसको करें तो कैसे सॉल्व होगा, ये कर दें, क्योंकि पीएमसी ने इस तरह के क्वेश्चन हर सैंपल पेपर में दिए हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो होती है, क्या होती है मतलब नहीं यार, इसका फार्मूला क्या है? सर वैसे मैंने जो इसको सॉल्व किया था ना, मैंने लाइक mc² जो एनर्जी होती है दोनों साइड पे mc² रख के किया था, तो फिर उससे 17 m/LC आता है, लेकिन इधर इन्होंने डेल्टा नहीं ये होगा mc डेल्टा t, वो m को mc डेल्टा t है, वो आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के इक्वल आएगा। तो mc डेल्टा t इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का होती है mlf होती है फ्यूजन की, मास है lf है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब इस तरह का इसका फार्मूला होता है। सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना वैसे। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो नहीं है, मेंशन में नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 8 बता दें प्लीज। ये आप कहां चले गए हैं? ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ओवरशूट्स, ये देखें ना, एक बॉडी की ये मीन पोजीशन है, वो मीन से एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं। जब मैं इसे एक्सट्रीम से छोड़ूंगा ये बॉडी आएगी मीन पे रुकेगी नहीं बल्कि आगे मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये मीन पे क्यों नहीं रुकेगी? ओवरशूट का मतलब है वो आगे शूटर ही आगे निकल जाएगी, रुकेगी नहीं। उसकी रीजन है इनर्शिया, यानी उसका मास। बॉडी पहले मीन पे थी ना, जब एक्सट्रीम से मीन पर आएगी तो बॉडी को मास को कहेंगे, और पहले जब रेस्ट पे था तो अभी रेस्ट पे रहते हैं, मास लेवल नहीं, ये नहीं उसकी रेजिस्टेंस है, आगे निकल जाएगा। इनर्शिया की वजह से बॉडी रुकेगी नहीं, मीन से आगे निकल जाएगी, ठीक है जी थैंक यू सर। अच्छा जी, सर 9 वाले में कौन सा फार्मूला यूज किया आपने? वो यूनिटी है। जैसे एक चीज का एक टाइम पीरियड वेव का 1/4 सेकंड है, 20 वेव के लिए टाइम, हाउ लॉन्ग होता है टाइम, अगर हाउ लॉन्ग है तो टाइम है, हाउ फार है तो डिस्टेंस है। एक वेव का जो पास होने का टाइम 1/4 है, 20 वेव का टाइम जितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/4 से, वो यूनिटी वाला। उसके बाद है एन आइडियल गैस और मॉलिक्यूल आर एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर कांस्टेंट प्रेशर, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। ये सारा है वो वाला प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस वाला, वो टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है। आपको चैप्टर वैसे मेरे इंटरनल एनर्जी भी नहीं है वो, लेकिन वो पढ़ाया था आपको, जरूरी था। If 2 point charges q1 q2 are placed at a distance force between them is proportional to, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के, चौथा ऑप्शन, ठीक है। ये होता है बेसिकली प्रोपोर्शनल, इसके साथ डायरेक्ट है और इसके साथ इनवर्स है। And a charge is moving with velocity v enters the uniform magnetic field v direction of is perpendicular to v, what is the path of charge particle? ये तो बहुत ही आसान है, पैराबोलिक होगा, सर्कुलर होगा सर। सर्कुलर, यस यस, देखा बोले सर, वेरी गुड। अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो फिर कौन सा होगा? पैराबोला होगा, अनडिफ्लेक्टेड सर अनडिफ्लेक्टेड होगा फिर। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया इसलिए आपको सब कुछ आता है। Yes sir, you are genius. Yes. Ohm's law is applicable only when temperature remains constant. ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, वहां तक ओहम लॉ जो है वो वैलिड रहेगा। जहां पे रेजिस्टेंस चेंज होगी ओहम लॉ की ऐसे के तैसे कर देगी। सर अगर कांस्टेंट का ऑप्शन ना हो तो एट वेरी लो टेम्परेचर भी ठीक होगा? हाँ, लो व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट या लो, हाँ ये भी ठीक है। मेटालिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर पर ओहम लॉ को ब्रेक करता है। अच्छा, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस पे करती है? टेम्परेचर पे करती है, उसके अलावा किस पे करती है? मटेरियल एंड टेम्परेचर, मटेरियल पे, टेम्परेचर ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल पे।
और डायमेंशन पे करती है? नो सर, डायमेंशन डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती क्या है? सर वो पहले लेंथ, चैप्टर में है, एरिया, वो जब हमारे चैप्टर में वैल्यू एरिया, लेंथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा सही। अच्छा जी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज डैश ऑफ इफ ई वीटी और आई गिवन है। बट जब ये आपने खुद ही फार्मूला सॉल्व करना है, ठीक है। इसका फार्मूला ये है वी माइनस आई आर, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से आपने फाइंड कर आर इज इक्वल टू होगा ई प्लस आई आर डिवाइडेड बाय आई, यही फार्मूला बनेगा। और यही इंटरनल लगेगा। यही लगेगा, आपको सॉल्व आपने खुद करना है, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू फाई ओवर फाई फ्लक्स है यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू बी ए cos थीटा होता है ना। अगर इस तरह का पेपर है ये तो हल वही सारा। वैसे ये तो बहुत आसान है। cos थीटा क्या आ जाएगा? फाई ओवर बी ए। तो ऐसा वो ये क्या आउट ऑफ सिलेबस ना आते हैं, जिससे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर तो हाँ वैसे ये है यार, ये आउट ऑफ सिलेबस की ना, आउट ऑफ सिलेबस ना दे, या अगर दें तो बच्चे ग्रेस मार्क्स दें। An electron is moving along the line of force in a magnetic field. Maximum force acting on the charge along the line of force. Angle क्या होगा? एंगल 0 होगा, साइन Zero. 0 0। 0 Along the direction, parallel in the direction, ठीक है। ये सारे के सारे 0 डिग्री को डिनोट करते हैं। Face of coil having clockwise current. ये तो साउथ ही होगा। साउथ पोल। क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है एस, ठीक है। अच्छा, एक पर्सन वहां खड़ा है, उसको ये मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ से मैग्नेट लेके जा रहा हूँ, मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। एक उसे पर्सन वहां खड़ा है, उसे क्या नजर आएगा? उसे एंटी नॉर्थ क्लॉकवाइज। आएगा। एंटी क्लॉकवाइज। नजर आएगा, ठीक है ना। कभी ये पेज पे ना, पेज लेके जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, एक ना क्लॉकवाइज में आगे दूसरी तरफ से देखें ना तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, ठीक है। छोटे बच्चों को डराने के लिए जादू भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, लेकिन हम तो अपने साइड से देख रहे हैं ना। हाँ, अपने साइड से आप देखेंगे तो वो आपको क्लॉकवाइज है, दूसरी तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा जादू, ठीक है। इस जादू का ये मतलब है कि जो ये जो करंट है या मैग्नेटिक, क्या ये वाला एमसीक्यू एक बार फिर समझा दीजिए। कौन सा? ये एंटी क्लॉकवाइज वाला। जादू वाला? जी जी। इस तरह आप देखेंगे ना तो क्लॉक, अगर करंट हमें कॉइल का वो साउथ में क्लॉकवाइज है, साउथ हमें यानी कि क्लॉकवाइज नजर आने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे साउथ पोल बने, ठीक है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से मैग्नेट को लेके जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे साउथ बना, मुझे क्लॉकवाइज करंट नजर आया, इसका मतलब है ये फेज जो मैग्नेट के सामने है वो साउथ है। लेकिन अगर मैं इसी फेज को दूसरी तरफ से देखूं तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, ठीक है। बात समझ आई आपको? जी सर, जी सर। ठीक है। और ये एक जादू है, इस जादू का ये मतलब है कि जो फ्लक्स है ना, चेंज इन फ्लक्स है, ये प्रोड्यूस हो रही है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं, यानी जिस जगह हम खड़े होकर देख रहे हैं उस जगह का पे डिपेंड करते हैं। ये नहीं हो सकता यहाँ भी क्लॉकवाइज है, मैं आउटसाइड पे जाऊं वो भी क्लॉकवाइज, इसका तो ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है। अच्छा, if we make the magnetic field stronger, value of induced current is obviously increase। सही है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा दो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से लगती है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। इन दोनों के इंटरेक्शन से हमेशा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्ट होती है। तो कोई एक भी इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फोर्स जो स्ट्रॉन्गर होगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर करनी है या एक्सटर्नल नहीं होती तो फिर करंट को ज्यादा कर दो। प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ कैथोड ऑसिलोस्कोप, ये नहीं है सर नहीं, इसको का मतलब हम वो रिलेट तो कर सकते हैं ना, मतलब अगर रेक्टिफिकेशन का लिखा हुआ है तो ये समझने ये बता दें किस तरह हाफ वेव आएगा इसका। If a half wave rectifier used to convert 50 AC into DC and number of pulses present in rectifier voltage, number of pulses वो end पे जो आपको रिपल वोल्टेज मिलता है, रिपल फ्रीक्वेंसी वो pulses होती है।
इसका सर मतलब है 23 इनपुट वाला फ्रीक्वेंसी आउटपुट के इक्वल है। 23 वाला तो बता दो सर। यार वो प्रिंसिपल इसका नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। सर उसे ये जो हम कह रहे हैं कि कैथोड रे वाला आपने कहा कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसे हम रिलेट तो कर रहे हैं ना, वो रिलेट कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन के साथ। तो उसकी क्या लॉजिक है, लाइक वो हाफ वेव का किस तरह प्रिंसिपल से मैच हो रहा है? यार हाफ वेव बताएं कैसे वो मैच कर रहे हैं। हाफ वेव में होना तो तो मैंने सीआरओ में वैसे वही तो नहीं लगा होता, वो डिफ्लेक्शन होती है, वो उतना पता है। उसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। हाफ वेव का वो जो होता है ना, उसका वो एसी जनरेटर जहाँ से वो पल्सेस जनरेट करते हैं, वो सॉर्ट ऑफ वोल्टेज आती है वहां से, वहां पे हो सकता है ये यूज होता हो। लेकिन सर वो तो आप किसी भी डिवाइस के लिए नहीं कह सकते। वो कह सकते हैं, स्पेसिफिकेशन में मुझे नहीं समझ आई, यहाँ पे क्यों लिखा है, देख लेंगे इसको। चार्ज ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का चार्ज भी नहीं होता, फोटोन का रेस्ट मास भी 0 होता है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड फोटोन इज ड्यू टू आउट ऑफ सिलेबस। सर एनर्जी ऑफ 4 ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। वो है ही कुछ नहीं, लाइन फैक्टर का फार्मूला ये होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन सर वैसे वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट की इन्होंने गलत जवाब लगाया हुआ है, 3 पॉइंट नहीं आएगी इसकी, मेरे ख्याल से जवाब भी 0.85। गलत है, एमसीक्यू भी गलत है। ये क्या माना, इनसे अच्छा पेपर हम बना लें। ये सर जो ये सर जो आउट ऑफ है वो प्रिपेयर करनी है या नहीं, बस उनको छोड़ते जाए जो उससे। नहीं बच्चे, आप ये जो पेपर में जो है आपका सिलेबस है, आप उसको फॉलो करें। ये जो हमें सैंपल पेपर दिया ना, ओके सर। ये टिप्स वालों ने दिया है, लाइक उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस डाल के भी दिया हुआ है। तो ये नहीं मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस उसे इग्नोर कर दो, लेकिन जो ये प्रैक्टिस टेस्ट दे रहा है, ये पीएमसी दे रहा है, इसमें अब जो वो जिस टाइप के क्वेश्चन डाल रहा है उसको माइंड में रखो, ऐसे ही आने हैं क्वेश्चन। ये जो सैंपल पेपर है ये तो टिप्स वालों ने दिए हैं। सर ये भी सुनने में आया कि वो कह रहे हैं हम रेक्टिफाई करेंगे इस मिस्टेक को जो हाँ हाँ ये उन्होंने ना प्रूवरीड नहीं किया, ये भी बात है, उन्होंने प्रूवरीड नहीं किया क्योंकि मैंने कहा ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। तो वो जब प्रूवरीड करेंगे तो टॉपिक्स को दियो, उन टॉपिक्स के उन्होंने अकॉर्डिंग। सर उन्होंने ना मतलब मैंने खुद 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं उधर से भी मैंने सुना है, और ये पीएमसी के एक एजेंट था, वो एक ग्रुप में ऐड है फेसबुक के, तो उधर वो खुद कह रहा था कि ना इधर जो हमसे मिस्टेक्स हो गई हैं उसको तो चलो हम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका एमडी कैट नेक्स्ट होना है उसमें ये मिस्टेक्स ना हो, अगर हुई तो हाँ हम ही होंगे सबसे पहले जो आप लोगों के साथ खड़े होंगे। इस तरह वो मतलब तसल्लियां तो दे रहे हैं, पता नहीं पेपर पहला होगा 30 को तो सर पीएमसी में केस भी हो गया। यस सर डेट फर्स्ट केस भी हो गया, केस भी हो गया सर, डेट के हवाले से। क्या केस? सब एक स्टूडेंट ने ना ये केस किया कि कुछ बच्चे, अब एक बच्चा जो 30 सितंबर को दे रहा है टेस्ट, और एक बच्चा जो 30 अगस्त को दे रहा है, तो 1 मंथ का गैप, तो 1 मंथ में तो काफी कुछ हो जाता है। तो इस बेस पे उन्होंने केस किया हुआ है, मतलब पता नहीं उसका क्या होगा। फिर मेरिट इक्विवेलेंस नहीं, मेरिट, हाँ सही बात है, जिसको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है वो ज्यादा अच्छी कर सकता है। सर वो कह रहे हैं हो सकता है आगे और भी केस हो, ये जो सिलेबस और क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं लोगों चीजों पर। यस सर अब केस ही होंगे। पिछले साल में ऐसे ही था अब आगे एडमिशन हो जाए सर लास्ट ईयर भी यही सब कुछ चल रहा था और कुछ नहीं, एक दफा पीएमसी जीत जाता है सर। सर फिर से ड्रामा शुरू हो गया। ड्रामा, ये ड्रामा नहीं है, ये पूरा एक सीजन है, जैसे वो होता है ना हॉलीवुड का सीजन। ये हालात तो खराब हो गए ना, ये भी मिर्जापुरी बन जाना है। If the ionization energy is 13.6 electron volt, its ionization potential वो इसके इक्वल ही होता है। ionization energy, ionization potential सेम ही होते हैं। सर फिर हम अपने सिलेबस तक ही रहे, आगे ना और चीजें ना करें आगे। नहीं बच्चे, जो पीएमसी ने लिखा है ना सिलेबस, आप उसे ही फॉलो करें बस, ठीक है ना। वो आप गौर से पढ़ें, उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को गौर से देखें, उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो बेशक मेरे साथ आप डिस्कस करें, क्योंकि मैंने आपको मैक्सिमम क्या ओवरऑल वही चीजें पढ़ाई हैं जो पीएमसी के सिलेबस में लिखी हैं, और टॉपिक और लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन दोनों को आपने डिटेल में स्टडी करना है।
Sir, is it common that जी questions come out of the syllabus on the test or no? Yes, क्या कह Is, रहे हैं? is it common that questions that are out of the syllabus come on the MCAT or no? It may be common or may not be. Both Based options off what you've seen. Based off what you've seen. Actually, both options may be or may not be. Both options have probability. So ये अब टेस्ट के बाद पता चलेगा कि क्या बनता है, लेकिन ये कि अगर आउट ऑफ सिलेबस देते हैं तो वो ग्रेस मार्क्स उसके आपको देंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने वो नहीं मानेंगे, आउट ऑफ सिलेबस है। यस सर, वो वो क्योंकि मानेंगे नहीं सर, वो राइट टू ऑब्जेक्ट खत्म कर दिया। यस सर, पिछली दफा तो हमारे पास चलो प्रूफ था कि हम लोगों के पास पेपर था, इस दफा तो मतलब हम कंप्यूटर पे जाके उधर ही सॉल्व करेंगे, हमारे पास तो क्वेश्चन भी नहीं होंगे कि हम लोग क्लेम कर सकें कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आए हुए हैं। पता नहीं सर ऑब्जेक्शन का राइट भी नहीं है स्टूडेंट का हमारे भी पास। सर अलग पेपर है, फिर कौन कौन ऑब्जेक्ट करेगा? इसका क्या हाल है? आप लोग उससे पूछा ना, क्या हाल है? तो सर अगर वो सिलेबस से आउट देते हैं वो चीज, ठीक है ना, तो फिर जो भी उन्होंने, अब मैंने आपको जो पढ़ाया है ना यहाँ पे या जो तैयारी करवाई, उसमें मुझे जो लगा है ना कि यार ये चीज उन्होंने लफज लिखा है। अब वेव में उन्होंने इंटरफेरेंस टॉपिक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें उन्होंने इंटरफेरेंस लिखा है, और मैंने आपको सारा इंटरफेरेंस का टॉपिक पढ़ा दिया। मतलब इस तरह ये प्रीकॉशनरी कह लें कि पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया है। अब अगर इससे बाहर जाए तो ज्यादती करेंगे। सर एक तो बाहर दे रहे हैं, ऊपर से की भी गलत है ना, अब तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि उसी ये भी इसी तरह से वहां आ जाए। सर लाइक एक एमसीक्यूज में बताता हूँ, हम वो पेपर लेंस, अटेम्प्ट अगर करें भी तो हाँ जैसे लेंस ला वाला था कि वो उसमें करंट को फॉलो करता है, तो हमने करंट वाला ऑप्शन लगा दिया। अब जब की आई तो की में उन्होंने करंट और ईएमएफ दोनों को लगाया हुआ था। अब हमने तो अपनी तरफ से सही लगाया, की जी सर। गलत है तो फिर हमारा रिजल्ट वैसे ही कम हो जाना है। कहाँ की बात कर रहे हैं? यस सर। प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर रहा हूँ जो पीएमसी ने मतलब अपने उस पर पोस्ट किया ना, उसमें इन्होंने ऐसा किया हुआ है। बिजनेस बनाया हुआ है। स्टेटमेंट क्या थी? तो वो स्टेटमेंट ये थी कि इन लेंस, जब एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद, पर हम इतना था कि लेंस लॉ में हम मतलब कि करंट को फाइंड करते हैं ना, ईएमएफ को मतलब जो रिलेट डायरेक्ट कर देते हैं करंट और ईएमएफ में से। नहीं, उसमें देखिए लेंस लॉ में बेसिकली देखा जाए तो दोनों चीजें हैं, ईएमएफ भी है और करंट भी है, लेकिन लेंस लॉ एप्लीकेबल जो है ना, या वो करंट पे है, वो हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है, और एप्लीकेबल क्लोज सर्किट पे करंट पे है, लेकिन उसमें होती दोनों चीजें हैं, वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट क्या है। तो अगर ये हो कि लेंस सर इसमें आगे बहुत सारे एमसीक्यू बने। सर एक एमसीक्यूज सर होता एक और सवाल था, उसमें था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो यूनिट पूछा था, उसका उन्होंने वो डिस्प्लेसमेंट लगाया हुआ था। इसके अलावा सर ये वो सर उन्होंने जब रिजल्ट इशू किया ना, एक बच्चे के 2 से 10 में से 10 से 17 नंबर थे, लाइक 103% मार्क्स आए हैं सर, वो तो फिर नहीं, असल में तो मेरा ये ख्याल है कि जो आपका ओरिजिनल टेस्ट होगा उसमें इस तरह की ये उन्होंने ना एक मॉक टेस्ट टाइप रखा है कि उनको खुद भी पता चल जाएगा उनके सिस्टम में ना क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये सब कुछ इसलिए मेरा ख्याल कर रहे हैं, और ये जो अब सारे स्टूडेंट्स करेंगे वहाँ पे जो प्रॉब्लम आएंगी वो खुद भी चेक एंड बैलेंस रखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ भी यह प्रॉब्लम आ रही है, उनको रेक्टिफाई करेंगे टेस्ट से पहले। हम कह रहे हैं स्टूडेंट का जी इस तरह हम अपने आप को असेस तो नहीं कर सकते ना, हमने अब तैयारी करके तो हम जब पेपर देते हैं तो की गलत है, तो फिर वहां पे इस तरह हम फिर डाउन हो जाते हैं कि ये क्या मतलब। और ऊपर से अगर की गलत है ना, आप तो श्योर है ना की गलत है, ठीक है ना, तो आप श्योर है, आपको कॉन्फिडेंट है कि गलत है, फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि ये वो भी ट्रायल टेस्ट दे रहे हैं, तो वो खुद देख लेंगे क्या डेफिशिएंसीज आ रही हैं, उनको ही ओवरकम करेंगे, मेरा ये ख्याल है। सर या तो बताइए ना, फिर ये ना इनकी ओवरकम बाद में ही हो, हमारे एमडीकेट हो जाए, फिर इनका ट्रायल। लो कॉन्फिडेंट नहीं होना, कुछ नहीं होता, आपको जो आता है, आपको सब कुछ आता है, हमें समझ है, मुझे सब कुछ आता है इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ भी करें, अल्लाह ताला इस तरह के किसी मिसहैप से आप सबको बचाए, ठीक है, और आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है,
ठीक है, और जाके टेस्ट दे के आना। ये चीजें मुझे रखनी है कि ऐसा ना हो कि गलत हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखें आप एक टेस्ट देते हैं, फेज में जाके टेस्ट देते हैं, नॉन सेप्टेम्बर को टेस्ट देते हैं, उसमें अगर की मिस्टेक है तो वो मिस्टेक सभी पे अप्लाई होगी। कितने स्टूडेंट्स होंगे, हजारों स्टूडेंट्स होंगे, थाउजेंड्स जो स्टूडेंट्स होंगे जो अगर वो टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है ना। सर और दूसरा ये भी है ना कि टेस्ट को ऐसे वो बना लेंगे तो वो उसको बाकायदा उसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे, कोई पॉइंट, कोई टॉपिक, कोई एमसीक्यू का आंसर, कोई चीज मिसिंग ना हो या आउट ऑफ सिलेबस ना हो, या ऐसा, ये सब प्रूफ रीड करेंगे वो, मेरा ये ख्याल है। और अभी वो सर ट्रायल लेकिन सर लास्ट ईयर पेपर था, वो तो एक पेपर था, उसमें भी गलतियां आ गई थी। इस दफा इन लोगों ने 60 पेपर बनाने हैं और सारे यूनिक बनाने हैं, जी सर, और सारे एक डिफिकल्टी लेवल के बनाने हैं। इनके बस की बात है 60 यस पेपर बनाने? इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड पेपर होंगे सारे ऑटोमेटिकली। और सर प्रूफ रीडिंग और आप वो सारा काम कह रहे हैं, वो वाला प्रोसेस तो फिर नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। नहीं, वो अब देखें ना, 60 पेपर अगर हैं, फॉर एग्जांपल एक दिन में एक पेपर भी लेते हैं तो एक पेपर जनरेट हो गया। नहीं, एक दिन में 2 पेपर ले रहे हैं ना, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर फॉर एग्जांपल 2 पेपर हो रहे हैं तो अगर पेपर स्टार्ट होने से तकरीबन एक हफ्ता पहले अगर प्रूफ रीडिंग शुरू कर दें, अगर ईमानदारी से और वो देखने से काम करेंगे तो उसका इशू कोई आएगा नहीं। सर पिछले साल एक पेपर तक गिन के, उसकी भी अगर हफ्ता पहले सिर्फ एक पेपर की प्रूफ रीडिंग शुरू कर देते तो उसमें भी मसला ना आता। जैसे पीएमसी पे कोई मतलब हमें तो नहीं है कि पेपर सही बनाए। सर ऐसे बेहतर था कि ये 6 लोग माह थे और practice 200 test ही check एमसीक्यूज कर थे लेते। सर। डेली पे एक एमसीक्यूज भी बनता ना तो भी बन जाता। डेली का ठीक है। उन्होंने वो अगर नियत खराब हो ना, नियत सर खराब 3 हो क्या है इसमें की कहावत। सर 3 एमसीक्यूज रह गए वो डिस्कस सर 3 एमसीक्यूज रह गए वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर टाइम हो जाएगा। मैंने बंद कर दिया मोबाइल, टाइम हो गया, आपको सर आने वाले हैं। सर जब तक नहीं आते जब तक तो स्टेटमेंट बोलने क्या है? 31 वाला करवा दे सर। स्टेटमेंट क्या है? 31 और 30 वाला दोनों सर। स्टेटमेंट तो बोलते साइन, मैंने बंद कर दिया है। सर खोल लेना। What is the maximum electron energy in neutron beta decay? Options हैं 783 electron volt, 783 kilo electron volt, 783 giga electron volt, and 783 T electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सर न्यूट्रॉन का बीटा डिके पूछा है। असल में देखें जो बात है मेरी, इसमें एनर्जी को फाइंड करना ये न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है या आपके रेडियोएक्टिविटी में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है जो न्यूक्लियर एनर्जीज है ना, न्यूक्लियस के लेवल की एनर्जी जो हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ये एक चीज याद रख लीजिएगा। सर इधर तो किलो में है, ये किलो में है इधर। इसमें सर इधर किलो में है, मेगा में नहीं किलो में है। सर इधर किलो में है, वैल्यू दी हुई है। मेगा में वो ऑप्शन नहीं है मेगा का, वो पिंक को लेने हैं। वैसे ये पीटीबी में है, अगर किसी को पता है कि ऑप्शन जो न्यूट्रॉन बीटा डीके का लास्ट किसने पढ़ा होता है? मेरे पता नहीं, मेरे माइंड में। ये आप बुक रीडिंग करें, देखें बुक रीडिंग करने में मैंने बुक रीडिंग की है सर, मुझे तो ये वाला एमसीक्यूज नहीं मिला किधर से, पता नहीं अगर किसी को ये नहीं, वैसे तो सॉल्व हो जाएगा। ये आपका चैप्टर देखा जाए तो उसका न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल में सब एनर्जी जो फाइंड करते हैं, तो ये तो बड़ा ये एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी आपको, वो बाइंडिंग एनर्जी वाले वो मैच इफेक्ट वाले फॉर्मूले से, वो बाइंडिंग एनर्जी मैच इफेक्ट भी नहीं है यार। वैसे ये भी सिचुएशन है कि सर 31 वाला एमसीक्यू सर आपने जो आज पेपर करवाए, हाँ जी, जो सर आपने आज पेपर करवाया है वो आपने एलएमएस से करवाया है या कोई और पेपर है? ये पीएमसी का पेपर है जो पीएमसी साइट पे अपलोड हुआ है। सर किप्स में सर ये सर मतलब होती है सर, जैसे हम स्टूडेंट्स हमें तो नहीं, लेकिन जब आप लोग जब आपको मतलब टेस्ट वगैरह पता चल जाते हैं पहले सर, जैसे पीएमसी अब लेगी टेस्ट। पीएमसी का टेस्ट है या कौन सा टेस्ट की बात कर रहे हैं सर? पीएमसी की सर, जैसे अब हमारे होंगे सर 30 से स्टार्ट हो रहे हैं ना हाँ जी। सर, फिर यहाँ पे ये मतलब अपॉर्चुनिटी है कि टीचर्स को
मतलब पता चल जाए किसी तरह सर, नहीं, मतलब टेस्ट उनको देने तो के बाद सर, टेस्ट देने के उनको बाद कैसे जैसे वो टेस्ट की पिक्स वगैरह आ जाती हैं। नहीं नहीं, वो जो टेस्ट की पिक्स है वो भी स्टूडेंट्स ही हमें भेजते हैं, टीचर ने कहा से लेनी है, Yeah. वो स्टूडेंट्स हमें भेजते होते हैं। is सर also एज ए done किप्स इंस्टीट्यूट जो मतलब अगर कोई वो स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट की पिक्स पर लेके हमें सेंड कर देते हैं, फिर वो टेस्ट हमें इसका मिल जाते हैं। अगर इसका नहीं है तो वो टेस्ट ये जाके ले रहे हैं, आप कह के ले रहे हैं इसका। सर नहीं है अभी तक बायो वाले। मैं जाऊंगा तो आएंगे। चले ठीक है यार, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब आपने ये काम करना है कि पहले उसको पढ़ के आना है टेस्ट को। अब इसका नहीं है कि मैं यहाँ पे आके आपको करवाऊंगा, आपने उसको पढ़ के आना है। इसमें हम कंफ्यूजन को डिस्कशन हम करेंगे, ना कि मैं आपको हर एमसीक्यू करवाऊं, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सर इसका 31 रह वाला भी गया था। क्या है वो? half life of uranium 238 against alpha decay is 4.5 raised to power 9 years. Find the activity of 1 kg of uranium 238. वो आपने सॉल्व बोला ना एक्टिविटी वाले फार्मूले से। सही कैसे उसमें होगा? एक्टिविटी का सर फार्मूला इधर हमारे पास होता ऑप्शंस है गलत है, मतलब चेंज है। सर, उधर हमारे पास एक्टिविटी वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि एक्टिविटी में आता है लैम्डा एन और डेल्टा एन ओवर टी। इसमें तो उन्होंने मैथ दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड करें एक्टिविटी? चले मैं देखता हूँ, उसको जाके सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। मैंने अपना जाके देख लेंगे, ठीक है। तो कल जो है पेपर है उसको आपने पहले पढ़ना है लाजमी, ठीक है, और उसमें डिस्कशन करते हैं। सैंपल 2 ना सर? सर कौन सा सैंपल 2 सर? इससे अगला जो पेपर है, पेपर 2 जो भी है, मैं सैंपल 2 है ओके सर, सर। सही है। सैंपल पेपर 2 जो है वो डिस्कस करना है, वो सॉल्व नहीं करवाना है। ठीक है ये सर। याद सर इसके रखिएगा। 31 वाला घर जाके सर इसका सोल्यूशन भेज मैं दीजिए। देखता हूँ, जाके मैं देखता हूँ।